हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कुछ बात करने वाले हैं स्ट्रैटेजी के विषय में, रणनीति के विषय में। और हमने आज टॉपिक जो लिया है वो है संविधान एवं राज्य व्यवस्था को कैसे तैयार किया जाए। अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो यूपीएससी हो या फिर आपका स्टेट का पीसीएस एग्जाम हो, आपके सिलेबस में संविधान एवं राज्य व्यवस्था जरूर ही होगा। तो आज इसी रणनीति पर हम बात करेंगे। पूरी तरीके से इस रणनीति को आप समझिए और देखिए कि हम संविधान एवं राज्य व्यवस्था को कैसे तैयार कर सकते हैं। तो कोई भी सब्जेक्ट हो, आपके सिलेबस में जो भी चीज़ें दी गई हैं, चाहे वो इतिहास से, भूगोल से, राज्य व्यवस्था से, अर्थशास्त्र से या कोई भी टॉपिक से रिलेटेड हैं, सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि उस सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रश्न हमारे कौन कौन से लेवल में आएंगे, किस प्रकार के प्रश्न आएंगे। तो देखिए, अगर हम संविधान और राज्य व्यवस्था की बात कर रहे हैं तो हम सबसे पहला बिंदु ये डिस्कस करेंगे कि कहाँ आते हैं प्रश्न, कहाँ। तो जैसा कि आपको पता है कि सिविल सर्विसेज का जो 3 लेवल का एग्ज़ाम होता है, प्री इंटरव्यू तक जो है 3 लेवल हो जाते हैं, प्री मेंस और इंटरव्यू। तो अगर हम प्री एग्ज़ाम की बात करें, सबसे पहले प्री एग्ज़ाम की बात करें, प्रारंभिक परीक्षा, तो संविधान एवं राज्य व्यवस्था जो है प्री एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पर भी संविधान एवं राज्य व्यवस्था आपको मिलता है। तो प्री एग्जाम में तो आपका पूछा ही जाता है, इसलिए इसको पढ़ना जरूरी है। मेंस एग्जाम की बात करें तो मेंस एग्जाम में आपका जो पेपर 2 है, पेपर सामान्य अध्ययन का पेपर 2, अगर मेंस एग्जाम में बात करें तो जो आपका जीएस का सेकंड पेपर है, जीएस के सेकंड पेपर को जो आप पढ़ेंगे तो उसमें जो है ये टॉपिक रखा गया है, संविधान, राज्य व्यवस्था, शासन, ये सब कुछ रखा गया है। यानी कि अगर आप जीएस सेकंड पेपर देखोगे तो वहाँ पे जो है शासन प्रणाली की बात की गई है, यानी गवर्नेंस की बात की गई है। वहाँ पे संविधान को भी आप देखोगे सिलेबस में, और वहाँ पर राज्य व्यवस्था को भी आप देखते हैं। तो इस प्रकार से आप देखते हो कि आपका जो मेंस एग्जाम है उसका पेपर सेकंड, वहाँ पर सीधे सीधे संविधान और राज्य व्यवस्था को रखा गया है मेंस एग्जाम के लिए। लेकिन एक जगह पर इसमें से कुछ पोर्शन और आपको देखने को मिलेगा, वो है जीएस पेपर 1। जीएस पेपर 1 जो है, जीएस पेपर 1 में जो इतिहास है, आधुनिक इतिहास, जो इतिहास का आधुनिक पोर्शन है, आपको पता है जीएस पेपर 1 में आपको इतिहास टॉपिक दिया गया है भारत का, और उसमें खास करके भारत के आधुनिक इतिहास की बात की जाती है। तो वहाँ पर भी अगर आप देखो तो ब्रिटिश काल में ही चूँकि संवैधानिक विकास हुआ है, तो वहाँ पर भी आपको एक संवैधानिक विकास जो है चैप्टर पढ़ना होता है। तो इतिहास के दृष्टिकोण से भी खास करके एक यूनिट, आपकी एक टॉपिक जो है संवैधानिक विकास, आपको इतिहास के अंतर्गत भी पढ़ना होता है, आधुनिक इतिहास में, और इसको पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत तो हम पढ़ते ही हैं। तो इस प्रकार से आप देख रहे हो कि जो संविधान एवं राज्य व्यवस्था है वो प्री के लिए तो वेरी इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी वर्ष का अगर आप प्री का पेपर उठा के देखोगे तो उसमें संविधान एवं राज्य व्यवस्था से आपको बहुत से क्वेश्चन मिल जाएंगे, जो सीधे सीधे या तो संविधान से रिलेटेड होंगे या फिर राज्य व्यवस्था से रिलेटेड होंगे, वो आपको इसमें ज़रूर मिलेंगे। और इसको छोड़ करके आप एग्ज़ाम नहीं क्रैक कर सकते, क्योंकि इसका एक अहम रोल है। अगर आप मेंस के पेपर उठा के देखोगे, पेपर सेकंड में जहाँ पर गवर्नेंस की बात की गई है, संविधान और राज्य व्यवस्था की बात की गई है, तो वहाँ पर संविधान से क्वेश्चन आते हैं, संविधान से रिलेटेड और राज्य व्यवस्था से रिलेटेड, शासन प्रणाली, सरकार से वहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो मैं अभी आपको एक एग्जाम्पल दे करके बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको अपनी तैयारी पूरी करनी है इसके संदर्भ में। अब हम जीएस पेपर 1 में सीधे सीधे आपको संविधान, राज्य व्यवस्था तो नहीं दिया गया है, लेकिन वहाँ पर इतिहास आपको पढ़ना ही होता है। और इतिहास में, आधुनिक इतिहास जब पढ़ते हो तो उसमें साथ साथ में ही एक संवैधानिक विकास जरूर दिखाई पड़ता है। तो वो भी जो है एक यहाँ पर और यहाँ दोनों जगह कॉमन चीज़ हो जाती है, जो आपसे और ज़्यादा मांग करती है कि आप इसको और बेहतर तरीके से तैयार करें। अब तीसरे लेवल पर आते हैं
तो आपने देखा प्री और मेंस। अब अगर हम इंटरव्यू की बात करें, इंटरव्यू की अगर बात करें तो इंटरव्यू में ऐसा तो नहीं कहा गया है कि किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, वो तो आपके बातचीत के नज़रिए पर निर्भर करता है कि बात की दिशा किधर जाएगी। लेकिन फिर भी हर एक अभ्यर्थी से ये अपेक्षा की जाती है कि वो भारत के संविधान और यहाँ की शासन प्रशासन प्रणाली को अच्छी तरीके से समझता हो, क्योंकि वहाँ पर जो प्रश्न होंगे उसमें आपको शासन की, आपको संविधान और राज्य व्यवस्था की एक नॉलेज आपके पास जरूर होनी चाहिए, तभी जो है आप वहाँ पर क्वेश्चंस अच्छे बेहतर तरीके से दे सकते हैं। तो ऐसा तो नहीं है, हर एक विषय वहाँ पर इम्पोर्टेंट है। तो इंटरव्यू में भी आपका शासन प्रशासन संविधान ये चीज़ एक बहुत मायने रखती है। तो तीनों लेवल पे जो चीज़ पूछी जा रही है स्पष्ट तौर से वो है संविधान एवं राज्य व्यवस्था। और चूँकि आप सिविल सर्विसेज में जा रहे हैं तो निश्चित तौर से आप एक राज्य व्यवस्था का हिस्सा बनने जा रहे हैं, प्रशासन का हिस्सा बनने जा रहे हैं, तो आपको इस चीज़ की एक बेसिक नॉलेज होनी ही चाहिए। तो चलिए बात करते हैं इसके बाद में कि आखिर हम इसको तैयार कैसे करेंगे। इसकी इम्पोर्टेंस तो हमने समझ ली। अब जो तैयारी की हमारी रणनीति होगी उसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं और क्या क्या चीज़ें हमें समझनी हैं। तो किसी भी विषय को, सिर्फ यही विषय नहीं, कोई भी विषय अगर आपको तैयार करना है तो सबसे पहले हमको ये देखना चाहिए कि उस विषय से यानी उसका सिलेबस कहाँ तक जा रहा है, कितना डाइवर्सिफाइड है, कितना ज़्यादा वो फैलाव लेते हुए है, क्या वो सिर्फ किताबी ज्ञान को देख रहा है या फिर बाहर का व्यवहारिक ज्ञान भी चेक कर रहा है, या करंट अफेयर्स से कितना वो रिलेटेड टॉपिक है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए, अगर ये चीज़ें समझनी है कि संविधान एवं राज्य व्यवस्था से किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, तभी हम ये डिक्लेयर कर सकेंगे कि हमको पढ़ना कैसे चाहिए। यानी कि सबसे पहला हमें पॉइंट ये डिस्कस करना होगा कि कैसे प्रश्न आते हैं, कैसे प्रश्न। उन प्रश्नों को देख करके हम ये डिसाइड करेंगे कि जो है हमारा पढ़ने का दृष्टिकोण क्या होगा। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न जो है वो आते हैं। यहाँ पे हमने कुछ प्रश्न लिखे हैं बोर्ड पे। यहाँ पर मेरा उद्देश्य ये दर्शाना नहीं है कि सरल क्वेश्चन आते हैं या कठिन। सरल और कठिन तो आगे की बात है, लेकिन यहाँ पर हम कुछ चीज़ आपको दिखाना चाह रहे हैं, वो उस चीज़ पे आप ध्यान दीजिए। देखिए पहला प्रश्न, एक जो प्रीलिम्स के मैंने 3 प्रश्न लिखे हैं वो 3 प्रकार के प्रश्न हैं और तमाम प्रकार के प्रश्न आते हैं। देखिए मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, 4 ऑप्शन दिए हैं। मैं यहाँ पर सरल और कठिन की बात नहीं करने वाला हूँ, इससे भी कठिन क्वेश्चन आते हैं और इससे भी सरल क्वेश्चन आते हैं। सभी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं संविधान से। लेकिन यहाँ पर मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो प्रश्न है जिसमें पूछा जा रहा है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, ये सीधे सीधे प्रश्न संविधान से आया है, संविधान से प्रश्न पूछा गया है। सीधे सीधे प्रश्न संविधान के किसी न किसी आर्टिकल में इस चीज़ को बताया गया है स्पष्ट तौर से। जब आप पढ़ेंगे आर्टिकल्स तो उसमें देखेंगे, तो इसको सीधे संविधान से पूछा गया प्रश्न मानेंगे। तो हमारे रणनीति में एक चीज़ ये निकल के आई कि प्रश्न सीधे संविधान से भी आते हैं प्रारंभिक परीक्षा में। इसके बाद दूसरा प्रश्न देखिए, भारत के संविधान में प्रेस की आज़ादी, भारत के संविधान में प्रेस की आज़ादी शामिल है। 4 विकल्प दिए गए हैं, किस अनुच्छेद के अंतर्गत शामिल है। तो देखिए प्रेस की आज़ादी को भारतीय संविधान में कहीं भी स्पष्ट रूप से नहीं लिखा गया है। तो ये प्रेस की आज़ादी जो है किस आर्टिकल के अंतर्गत शामिल मानी जाएगी, ये निर्णय किसने किया है? ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्णय किया गया। उसने जो है किसी आर्टिकल की व्याख्या की और उस व्याख्या में बताया कि इसके अंतर्गत ये चीज़ भी शामिल की जाए। जैसे कि आर्टिकल 21 में, आर्टिकल 19 में बहुत सी चीज़ें जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन के द्वारा शामिल की गई हैं। तो इसको सीधे संविधान से प्रश्न तो हम नहीं मानेंगे, लेकिन ये क्या है, ये सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों से भी संविधान में बहुत सारी चीज़ें निकल करके आती हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि आपको सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय, यहाँ से भी प्रश्न आपके निकलते हैं। जैसे ये हमने एक उदाहरण के तौर पे आपको बताया। एक प्रश्न ये देखिए,
सूचना का अधिकार अधिनियम कब स्वीकृत हुआ? तो देखिए, ये तो ना तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है और ना ही ये संविधान में लिखी हुई चीज़ है, ये तो संसद से निकली हुई एक चीज़ है। संसद में अधिनियम पारित किया गया, राष्ट्रपति के साइन हुए, एक्ट बना, अधिनियम बना। तो ये चीज़ तो संसद की कार्रवाई से निकल के आई है। इसका मतलब है कि संसद में जो चीज़ें की जा रही हैं, जो विधेयक रखे जा रहे हैं महत्वपूर्ण, और वो एक्ट बन रहे हैं, वो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो तीसरी चीज़ हम यहाँ पर देख रहे हैं कि आपके अधिनियम से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी संसद से भी, अधिनियम से, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से, संविधान से। और इसके अलावा जब आप देखोगे तो ये प्रश्न उस समय पूछा गया होगा जिस समय ये करंट न्यूज़ में रहा होगा। इसका मतलब ये है कि इस प्रकार के जो चैप्टर हैं, जो इस प्रकार के टॉपिक होते हैं जो शासन प्रशासन से जुड़े हुए हैं, उसमें करंट अफेयर्स से रिलेटेड टॉपिक भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे करंट अफेयर्स से रिलेटेड इसको तो पढ़ना ही है, करंट अफेयर्स। ये सारी चीज़ें। अब इतने प्रश्नों को 2-3 हमने नमूना लिया है। इसका मतलब है कि हमको सिर्फ संविधान की पुस्तक पढ़ लेने से काम नहीं चलेगा। संविधान और राज्य व्यवस्था का दायरा व्यवहारिक रूप से काफ़ी बढ़ाया गया है, जिसमें हमको सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों से भी महत्वपूर्ण जानकारियां निकालनी है। हमको संसद की कार्रवाई से जो चीज़ें निकल के आ रही हैं उसको भी देखना है। और भारत के शासन प्रशासन, भारत की विभिन्न संस्थाओं के द्वारा जो भी कार्य किए जा रहे हैं, सरकारी और अर्ध सरकारी संस्थाएं, तो उनका सबका कार्य हमको देखना है। और इन सब चीज़ों को किससे रिलेट करके देखना है। ऐसा नहीं है कि हम हर एक अधिनियम पढ़ने बैठ जाएंगे, महत्वपूर्ण अधिनियम, हम हर एक निर्णय पढ़ने बैठ जाएंगे, ऐसा नहीं है। हमको महत्वपूर्ण निर्णय, महत्वपूर्ण अधिनियम पढ़ने होंगे जो विशेष करके करंट न्यूज़ में है, या फिर उनका अपना एक ऐतिहासिक महत्व है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वो सब चीज़ें हम देखेंगे। तो इस प्रकार के प्रश्न आपके प्री में निकल के आ रहे हैं। अब जरा मेंस के प्रश्न पे गौर करिए। ये हमने कुछ परीक्षाओं से निकाले हैं पीछे। अब इसमें भी मैं सरल और कठिन की बात नहीं करने जा रहा हूँ, सिर्फ यहाँ पर देखिए प्रश्न कैसा आ रहा है। देखिए प्रश्न है, चर्चा कीजिए कि वे कौन से संभावित कारक हैं जो संविधान द्वारा प्रदत्त समान नागरिक संहिता को अभिनियमित करने से रोकते हैं। अब देखिए ये प्रश्न की प्रकृति को समझिए कि इसमें क्या चीज़ वो जानना चाह रहा है। ये चर्चा करने को कह रहा है कि इस विषय पर संभावित कारणों की पहचान करनी है आपको, यानी कि कुछ रीजंस आपको पहचानने हैं। किस चीज़ के कारण? कि जो संविधान द्वारा प्रदत्त, यानी संविधान ने हमको कोई एक चीज़ प्रदान की है और वो है समान नागरिक संहिता, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड। आपको पता होगा किस आर्टिकल में इसको लिखा गया है, DPSP के तहत आप इसको पढ़ोगे, को अभिनियमित करने से रोकता है। अब देखिए यहाँ से क्या क्या चीज़ें निकल करके आ रही हैं। देखो इसमें आपको संविधान की जानकारी तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि प्रश्न में ये कह रहा है कि संविधान में एक प्रावधान है समान नागरिक संहिता। अगर आपको पता ही नहीं होगा कि आखिर हमारे संविधान में इस प्रकार का प्रावधान है या नहीं है, और अगर है तो वो कहाँ रखा गया है, क्या वो मौलिक अधिकार में है, क्या वो नीति निर्देशक तत्व में है, क्या वो कर्तव्य में है, क्या वो किसी और टॉपिक के अंतर्गत है, क्योंकि जिस टॉपिक के अंतर्गत वो चीज़ है उसी हिसाब से तो उसकी अहमियत है। अगर वो मौलिक अधिकार में है तो कानून द्वारा उसको जो है न्याय के द्वारा उसको प्राप्त करने का अधिकार है नागरिकों को, न्यायपालिका के द्वारा। और अगर वो DPSPs के तहत है, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत है, तो उस पर कुछ और प्रकार से सीमाएं हैं, वो सब संविधान में हम पढ़ेंगे। तो संविधान की जानकारी आपको चाहिए इस प्रश्न को हैंडल करने के लिए। उसके बाद में आपको ये भी जानना पड़ेगा कि आखिर जो संविधान में चीज़ें लिखी गई हैं उनको जब व्यवहार में लाया जाता है तो किस प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं, यानी समाज परिवेश को जानना पड़ेगा और कैसी समस्याएं आ सकती हैं, फिर उनके संभावित निदान क्या हो सकते हैं, इसको भी आपको जानना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि इस प्रश्न को, चूँकि ये जानना चाह रहा है कि अगर समान
नागरिक संहिता को आप लागू करने की कोशिश करोगे तो कौन से ऐसे कारक सामने आएंगे जो रोकेंगे आपको कि इसको लागू करने में बाधा उत्पन्न करेंगे, या ऐसे कारण कौन से हैं जो इस प्रकार के प्रावधानों को जो है लागू करने में कोई न कोई समस्या या बाधा उत्पन्न करते हैं। तो आपको संविधान की जानकारी तो चाहिए ही चाहिए, साथ में आपको ये भी देखना होगा कि संविधान के जब महत्वपूर्ण है, यानी संविधान को लागू करने में क्या समस्याएं आती हैं, आपको समस्याएं जाननी पड़ेंगी। फिर उन समस्याओं का निदान क्या हो सकता है, संभावित आपके पास क्या सॉल्यूशन हो सकता है, ये भी जानना पड़ेगा। और आपको ये भी जानना पड़ेगा कि उससे समाज पर प्रभाव क्या पड़ेगा, यानी इसका रिजल्ट क्या निकलेगा। क्योंकि भले ही इस प्रश्न में नहीं, लेकिन अगले किसी प्रश्न में वो ये भी पूछेगा कि अगर ऐसा किया जाता है तो क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, क्या संभावनाएं हो सकती हैं। इसका मतलब है कि जब हम संविधान को पढ़ रहे होंगे तब हमको आर्टिकल के साथ साथ, संविधान के अंतर्गत तो आपको सभी आर्टिकल ही पढ़ने हैं, आर्टिकल के साथ साथ अगर किसी आर्टिकल को लागू करना है तो उसको लागू करने के लिए समाज में क्या समस्याएं आ सकती हैं, इन पर फोकस करना है। और कैसे लागू करने के तरीके हो सकते हैं, फिर उसके परिणाम क्या होते हैं, इन पर भी आपको फोकस करना चाहिए। ये तरीका होगा यहाँ पर पढ़ने का। अभी इसको एक एग्जाम्पल के तहत समझेंगे। दूसरा देखिए, क्या भारत सरकार अधिनियम 1935 ने एक परिसंघीय संविधान निर्धारित कर दिया था? तो देखिए, सीधे सीधे संवैधानिक विकास से एक क्वेश्चन ये आया हुआ है कि 1935 के अधिनियम ने क्या परिसंघीय संविधान को निर्धारित कर दिया था। यानी कि इसमें आपको कुछ भी आगे पीछे बहुत कुछ नहीं जानने की ज़रूरत है, लेकिन इसमें आपको वर्तमान संविधान का स्वरूप क्या है ये जानिए, और 1935 के अधिनियम का स्वरूप क्या था वो आपको पता हो। और अगर वर्तमान स्वरूप और 1935 का स्वरूप एक जैसा निर्धारित हो रहा है तो फिर ये बात सही सिद्ध होगी। फिर आपको वो पॉइंट निकाल के लाने होंगे जिससे आप ये प्रूफ कर सकें अपनी बात को कि हाँ किया था ऐसा या नहीं किया था, या किस सीमा तक किया था। तो आपको दोनों चीज़ें इसमें जाननी पड़ेंगी। इस प्रकार का क्वेश्चन है, इसको हम मान सकते हैं कि ये एक विश्लेषणात्मक क्वेश्चन है। ये आपको दोनों चीज़ों का विश्लेषण करने को कह रहा है, जिसमें आपको संविधान की भी समझ होनी चाहिए कि वर्तमान में संविधान जो है उसका स्वरूप कैसा है, और आपको अधिनियम 1935 की भी समझ होनी चाहिए कि उसका स्वरूप कैसा था, उसका विश्लेषण आपको आना चाहिए। तभी आप दोनों को टैली करेंगे और ये देखेंगे कि हाँ ऐसा है या नहीं है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, बहुत ईजी, ये सीधे संविधान से आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें 2 सेक्शन हैं। देखिए, नीति निर्देशक तत्व की मूल अधिकारों से तुलना करनी है। तो इसमें नीति निर्देशक तत्व आपको अच्छे से आना चाहिए और मूल अधिकार, इनकी क्या विशेषताएं हैं, उन्हीं की तुलना आपको करनी है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं अलग अलग कैटेगरी के प्री और मेंस में। परिणाम क्या निकल के आ रहे हैं, इस पे ज़रा गौर करिए कि हमको रिजल्ट क्या मिला। देखिए, पढ़ने की रणनीति सिर्फ ऐसा नहीं होगा मैं आपसे कहूँ कि हाँ मेहनत करिए, बहुत सा पढ़िए, नहीं। मेहनत सही दिशा में होनी चाहिए, तभी आपका जो है रिजल्ट निकलेगा। आप सिर्फ किताब लेके बैठ जाएंगे, आपको हम एक लेखक बता देंगे, आप किताब लेके बैठ जाएंगे, पूरी किताब पढ़ डालेंगे, यकीन मानिए कि प्रश्न जब आपके सामने आएंगे मेंस के, तो फिर वो किताबें काम नहीं आएंगी। काम आएगी जो रणनीति मैं आपको बताऊंगा, वैसे आपको पढ़ना पड़ेगा संविधान और राज्य व्यवस्था। तो इसको समझिए, ये जो रिजल्ट हमने निकाले हैं इसके आधार पर चलिए देखते हैं कि अब हमारी रणनीति क्या है, पढ़ने की रणनीति क्या होगी। स्ट्रेटजी बनाइए। अब आपके पास लक्ष्य मिल गया है कि हमको ये करना है, तो अब रणनीति क्या होगी इस पे बात करते हैं। तो इन रिजल्ट के आधार पर क्या निकल के आ रहा है, देखिए पहली चीज तो हमको संविधान पढ़ना है, संविधान पढ़ना है। पहला ये रिजल्ट निकल के आया क्योंकि हमने देखा कि कुछ प्रश्न चाहे वो प्री के हों, चाहे वो मेंस के हों, और चाहे आप इंटरव्यू तक जाएं, कुछ प्रश्न संविधान से रिलेटेड है, सीधे संविधान से जुड़े हुए हैं। अभी आपने एग्जाम्पल में देखा। इसका मतलब ये निकल के आ रहा है कि हमको संविधान पढ़ना है।
संविधान पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आप पूरा रट डालिए, उसकी एक रणनीति होगी, कैसे कैसे कितनी चीज़ें महत्वपूर्ण है आपको पढ़नी है, वो उस चीज़ की बात करेंगे। तो आपको एक टॉपिक ये पढ़ना है कि आपको संविधान पढ़ना है, और संविधान का मतलब होता है कि आपको आर्टिकल पढ़ने हैं, आर्टिकल्स, क्योंकि पूरा संविधान आर्टिकल्स के अंतर्गत ही तो है। यानी कि आपको विभिन्न भाग पढ़ना है, उसके अंदर कौन कौन से अनुच्छेद में क्या क्या चीज़ें हैं उस पर आपको पढ़ना है, विश्लेषण के साथ पढ़ना है, डिटेल के साथ में पढ़ना है, उससे क्वेश्चन आपके आएंगे। दूसरी चीज़ हमने यहाँ पर यह फैक्टर देखा कि जब संविधान को आप पढ़ लेते हो तो उसमें के बहुत से अनुच्छेद से रिलेटेड आपके बहुत से अधिनियम हैं। यानी कि जब संविधान को समाज में लागू करने की कोशिश की जाती है, अधिनियम बना के, कानून बना के, योजना बना के, यानी संसद ही तो संविधान को लागू करवाती है, सरकार जो प्रणाली है वही संविधान को लागू करवाती है। तो इस प्रक्रिया को राज्य व्यवस्था कहते हैं। यानी राज्य व्यवस्था वो टूल है, राज्य व्यवस्था वह व्यवस्था है जिससे संविधान को व्यवहार में लाया जाता है, यानी उसको लागू किया जाता है। तो इसका मतलब है कि संविधान पढ़ना है और संविधान को लागू करना, संविधान को व्यवहार में लाना, व्यवहार में लाना, इसी को कहते हैं राज्य व्यवस्था। अब राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आपको बहुत सी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि संविधान को व्यवहार में लाने के लिए क्या क्या किया जाता है वो आपको मालूम होना चाहिए। तो इसके अंतर्गत हमको क्या पढ़ना पड़ेगा? देखिए, इसके अंतर्गत हमको कई चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। इसके अंतर्गत तो संविधान आपको जब पता हो गया तो आपको संसद के अधिनियम आपको पढ़ने हैं, महत्वपूर्ण अधिनियम, महत्वपूर्ण जो भी करंट से रिलेटेड या जो इम्पोर्टेंट अधिनियम हैं जिनका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है वो आपको पढ़ना होगा। अब एक एग्जाम्पल साथ में लेकर के चलते रहेंगे तभी आपको पता होगा। जैसे कि हमने एक अनुच्छेद की बात कर ली, एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद आप बताएं कमेंट करके ताकि हमको भी पता चले कि आप कुछ पढ़ रहे हैं। एक अनुच्छेद है जिसमें दिया गया है समान नागरिक संहिता। अभी जो प्रश्न हमने बात की थी उसी का उदाहरण लेके चलते रहेंगे ताकि आपको एक एग्जाम्पल भी मिलता रहे। एक आर्टिकल है, मैं आपको हिंट दे देता हूँ, नीति निर्देशक तत्वों के तहत वो आर्टिकल है। आर्टिकल का नंबर आप कमेंट करके बताएं, जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड दिया गया है, यानी सब लोगों के लिए एक ही जैसा कानून। समान नागरिक संहिता डीपीएसपी में है तो इसको अभी कानून के द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है, ये एक निर्देश है, सरकार इसको धीरे धीरे लागू करने की कोशिश करेगी। तो ये हो गया संविधान की बात। तो अगर आपने ये जान लिया कि किस अनुच्छेद में है तो समान नागरिक संहिता को आपने समझ लिया कि आखिर समान नागरिक संहिता क्या है, तो आपने क्या पढ़ लिया है? आपने संविधान पढ़ लिया, यानी हमको संविधान पढ़ना है। अब अगर इसे लागू करेंगे, अगर इस चीज़ को हम लागू करें तो लागू करने में कुछ समस्याएं आएंगी, क्योंकि कोई भी चीज़ समाज पे जब लागू की जाती है तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। हमारे समाज का क्या परिवेश है, कैसा शिक्षा का स्तर है, क्या चीज़ है, उसके आधार पर जब इसे हम लागू करेंगे तो बहुत सी प्रॉब्लम्स खड़ी होंगी। वो सामाजिक हो सकती हैं, वो आर्थिक हो सकती हैं, वो संवैधानिक भी हो सकती हैं, उसमें बहुत से नियम कानून आड़े आ सकते हैं। तो कुछ समस्याएं आएंगी, तो उन समस्याओं की जानकारी तभी हमें हो पाएगी जब हम अच्छे से विधि को समझेंगे, संविधान को समझेंगे, तभी तो हम जान पाएंगे कि इस चीज़ को लागू करने से प्रॉब्लम क्या आ रही है। समस्याएं आएंगी तो फिर उसका हमें समाधान भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि हम ही तो सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं, तो हमको समाधान एक सोचना पड़ेगा कि इसमें एक रास्ता क्या हो सकता है। इसमें यस या नो का रास्ता नहीं होता है, इसमें एक मार्ग निकालना पड़ता है आपको। तो उसका समाधान यानी कि एक संभावित समाधान, संभावित, इस पे आपको ही मनन करना पड़ेगा। ये किसी पुस्तक में नहीं लिखा होगा, कुछ लेखकों के, कुछ विचारकों के, टीचर के नज़रिए को आप समझेंगे, आपस में मित्रों के साथ डिस्कशन करेंगे, वहाँ से आपको एक समाधान निकलेगा, एक संभावित समाधान, उस पर आप बात करेंगे। फिर आप इसको लागू करने की प्रक्रिया पर बात करेंगे। ये आपको जानना चाहिए कि लागू कैसे होगा। ये
ये आपको पता होना चाहिए। यानी कोई अधिनियम बनेगा, कोई एक्ट बनेगा जिसके तहत कानून बनाया जाएगा, तो वो सभी प्रक्रियाएं आप पढ़ेंगे, संसद की कार्रवाई वगैरह। और इसको फिर इसके प्रभाव क्या होंगे, प्रभाव समाज पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इसके लाभ क्या होंगे, इसकी हानियां क्या होंगी, इन सब पर भी आपको अपनी एक नज़र दौड़ानी चाहिए। तो देखिए, एक ही आर्टिकल में तमाम सारी समस्याएं हैं पढ़ने की। इसका मतलब है कि आपको संसद के अधिनियम पढ़ेंगे, अधिनियम से ही तो पता चलेगा ये सब चीज़। फिर आपको पढ़ना पड़ेगा इसमें जो है सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय, सर्वोच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्णय। ऐसा इसलिए होता है कि जब भी कोई संविधान का कोई भाग लागू किया जाता है तो उसमें बहुत से विवाद भी जन्म लेते हैं। उदाहरण मैं बताऊंगा, जैसे कि आप पढ़ते हो समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 तक। समानता का अधिकार आपको पढ़ाऊंगा डिटेल से मैं। समानता का अधिकार जब आप पढ़ते हो तो उसमें आप देखते हो तमाम प्रकार की समानताओं की बात की गई है। विधि के समक्ष समता, समान विधियों का संरक्षण। आप देखते हो कहते हैं कि जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। नौकरियों में सबको समान अधिकार मिलेंगे प्राप्त करने के। ये तरह तरह की आप समानताओं की बात करते हो कि हर व्यक्ति के लिए संविधान समानता की बात करता है। तो वो किस चीज़ का हिस्सा हो गया, संविधान का हिस्सा हो गया। उसके बाद आप देखते हो कि जब इस चीज़ को व्यवहार में लागू किया गया तो तमाम सी चीज़ें आती हैं। समानता लाने के प्रयास में आरक्षण ने जन्म लिया, तो उसमें आप आरक्षण के प्रावधान आप देखोगे। तो आरक्षण को लागू करने में क्या समस्याएं हैं, आरक्षण का समाज पे क्या फ़र्क है, आरक्षण के प्रभाव क्या समाज पर आएंगे, सकारात्मक या नकारात्मक। फिर जब इस तरह की चीज़ें आएंगी तो फिर विवाद भी जन्म लेंगे। जब विवाद लेंगे जन्म, तो फिर मामला सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाएगा। तब फिर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आएंगे, निर्णय के आधार पर कोई सोल्यूशन, कोई हल निकलेगा। इसका अर्थ ये निकल के आता है कि आपको सर्वोच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्णय भी पढ़ने चाहिए, पढ़ने पड़ेंगे। पढ़ने चाहिए नहीं, पढ़ने ही पड़ेंगे। क्योंकि अभी एक क्वेश्चन पीछे हमने बताया था कि आपसे पूछा गया, या एग्जाम्पल के तौर पे एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि अपने मनपसंद साथी के साथ में विवाह करने की अनुमति यानी अधिकार किस आर्टिकल के तहत व्यक्ति का एक मौलिक अधिकार है। तो संविधान में कहीं भी नहीं लिखा गया है कि अपने मनपसंद व्यक्ति के साथ विवाह करने का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक निर्णय में आर्टिकल, अब मैं आर्टिकल आपको नहीं बताऊंगा, आर्टिकल जो है मौलिक अधिकार के अंतर्गत आर्टिकल आप बताइए किस आर्टिकल की व्याख्या करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो मैंने अभी ऊपर क्वेश्चन बोला वो भी एक मौलिक अधिकार है। तो इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट भी तमाम चीज़ें निर्णय में अपने बताता है, और उस पर आपको प्री ही नहीं मेंस के क्वेश्चन मिल जाएंगे। मेंस के क्वेश्चन तो आपके सब करंट से ही उठाए जाते हैं ज़्यादातर। कौन से अधिनियम बन रहे हैं, कौन से सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आ रहे हैं, उसमें समस्याएं क्या आ रही हैं, उनके समाधान क्या हो सकते हैं, उनको लागू कैसे किया जा रहा है और उनके समाज पे क्या इम्पैक्ट हो रहे हैं, यही आपको पढ़ना होता है। यही आपका जो है एक सिलेबस है, बहुत ज़्यादा विस्तृत सिलेबस है ये, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड, बहुत ज़्यादा डायनेमिक जो है सिलेबस इसका है। अब देखिए, ऐसे ही कोई चीज़ लागू नहीं हो जाती है। कोई भी चीज़ व्यवहार में आती है तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा सिस्टम होता है, तो उस सिस्टम को भी पढ़ना होगा। यानी कि आपको वास्तव में कह सकते हैं इसको व्यवस्था, या आप इसको कह सकते हैं सरकारी तंत्र, या आप इसको कह सकते हैं संस्थाएं। क्योंकि कोई एक व्यक्ति इस चीज़ को नहीं ला सकता है, लागू कर सकता है, और ना ही कोई एक संस्था, ना ही कोई एक व्यक्ति, ना ही एक संस्था, ना समूह। इसके लिए तमाम व्यवस्थाएं हैं, यानी एक सरकार की प्रणाली है, सरकारी तंत्र है, संस्थाएं हैं, जैसे कि आपका नीति आयोग है, आपकी बहुत सी संस्थाएं हैं जिसको पहले योजना आयोग कहते थे, नीति आयोग को, और इसी तरह की संवैधानिक और गैर संवैधानिक और तमाम सी जो है सरकारी और अर्ध सरकारी प्राइवेट संस्थाएं होती हैं जो संविधान को लागू करवाने में मदद करती हैं। महिला आयोग है, पिछड़ा आयोग है,
अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग है, मानवाधिकार आयोग है, बहुत सी संस्थाएं हैं जो काम कर रही हैं, तो उनके विषय में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये चीज़ें देखो, एक तो संविधान आपको पढ़ना है, संविधान को व्यवहार में लाना ये एक बड़ा टॉपिक हो जाता है। और ये सब कुछ जो है आपको, ये जो भी चीज़ है इसको आप करंट अफेयर्स से जोड़ करके चलेंगे। करंट अफेयर्स यानी कि ये चूँकि बहुत विस्तृत है, संविधान जब से लागू हुआ तब से तमाम सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आ चुके हैं, बहुत से अधिनियम पारित हो चुके हैं, तो क्या आप हर एक जो है लिस्ट बना के पढ़ने बैठ जाओगे? तब तो हो गया कल्याण। तो फिर आपको इसको करंट अफेयर्स से जोड़ के चलना है। और प्लस महत्वपूर्ण जो हैं, जो इम्पोर्टेंट हैं, देखिए दोनों प्रकार के आपको पढ़ने होंगे। जैसे आपको उदाहरण में दे रहा हूं कि अगर कोई तुरंत में निर्णय हुआ है, जैसे अभी जल्दी में कुछ निर्णय हुए, जैसे इंटरनेट प्राप्त करना व्यक्ति का मौलिक अधिकार है, ये भी ताज़ा निर्णय है, अभी जल्दी का निर्णय है कि इंटरनेट भी जो है प्राप्त करना व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय है, इस पे क्वेश्चन बनेंगे। तो ये हो गया करंट अफेयर से रिलेटेड। महत्वपूर्ण का मतलब ये है कि वो भले ही 10, 20, 25 साल पहले किए गए हों, लेकिन उनका इम्पैक्ट आज तक दिखाई पड़ता है और किसी न किसी रूप में चर्चा में रहते हैं। जैसे कि केशवानंद भारती केस, जैसे कि बेरूबरी केस निर्णय, तो इस तरह, या यूथेनेसिया से रिलेटेड केस। तो कुछ ऐसे हैं जो पहले भी किए गए, लेकिन आज भी उनका महत्व है, ऐतिहासिक महत्व है। इसीलिए कुछ महत्वपूर्ण इतिहास के भी हम पढ़ेंगे इसमें से और करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। और व्यवस्था तंत्र तो पूरा आपको पढ़ना है, पूरी शासन प्रशासन प्रणाली, सरकारी तंत्र आपको समझना है, ये चीज़ है। तो ये हुई एक पढ़ने की रणनीति कि आपको संविधान पढ़ना है और संविधान को लागू करने के लिए ये जो सिस्टम है, यानी कि संसद, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि जो सरकारी तंत्र है, संस्थाएं हैं, ये चीज़ें आपको पढ़नी है। अब स्रोत क्या होगा, ये तो हमने निष्कर्ष निकाला कि आखिर हमको पढ़ना क्या है। तो अब हम बात करेंगे कि आखिर इसको कहाँ से पढ़ा जाए। रणनीति में पहली चीज़ तो हमने डिसाइड किया कि हमको क्या पढ़ना है। अब कैसे पढ़ना है, कैसे तैयार करें इतनी विस्तृत चीज़ को, कैसे? तो देखिए, एक आपको रेफरेंस बुक चाहिए, विस्तृत चाहे जितना सिलेबस हो, लेकिन एक ही पुस्तक से आपका काम चल जाएगा, एक ही पुस्तक। तो सबसे पहले कैसे का मतलब ये है कि अगर आपको बेसिक जानकारी नहीं है संविधान और राज्य व्यवस्था की, आप बिल्कुल नए हैं, अभी आप तक कुछ भी आपने इस संबंध में ज़्यादा जानकारी रखते नहीं हैं, तो सिविल सर्विसेज के मेंस के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए किसी भी विषय से रिलेटेड अगर हो तो उसकी एक बेसिक समझ आपको होनी चाहिए। अगर बेसिक या सैद्धांतिक समझ आप नहीं रखते हो तो फिर क्वेश्चन हैंडल नहीं कर पाओगे आप, ये बिल्कुल तय है। क्योंकि सिर्फ फैक्ट रट लेने से या सिर्फ करंट अफेयर्स की जानकारी रख लेने से आप विश्लेषण नहीं कर पाओगे, और कोई भी प्रश्न ऐसा आता ही नहीं है जिसमें वो आपका पूरा दिमाग लगाने का जो है ज़रूरत ना पड़े, विश्लेषण करने की ज़रूरत ना पड़े। तो इसके लिए आपको बेसिक पहले तैयार होना चाहिए, यानी बेसिक पढ़ने के लिए आपको NCERT पढ़ना पड़ेगा। कोई भी विषय हो, संविधान एवं राज्य व्यवस्था, यानी आपको पॉलिटी से रिलेटेड जो NCERT की पुस्तकें हैं कक्षा 9, 10, 11 और 12 में, उनको आप पढ़ लें। NCERT की पुस्तक पढ़ने से आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इससे ये होता है कि आपको इस सब्जेक्ट की बेसिक समझ हो जाएगी। और अगर आप बेसिक समझ रखते हैं, यानी कि आपको मौलिक चीज़ें आती हैं, तब आप एक रेफरेंस बुक से ही स्टार्ट कर सकते हैं, एक बुक से स्टार्ट कर सकते हैं, एडवांस बुक से। तो इसके बाद में आपको दूसरा जो मशवरा मैं दूंगा वो आपको एक पुस्तक लेनी है, एक पुस्तक, यानी NCERT तो पढ़ेंगे ही, उसके बाद एक पुस्तक का चुनाव करेंगे आप। ऐसा नहीं, मार्केट में बहुत सी पुस्तकें हैं, हर एक राइटर का अपना एक अलग नज़रिया होता है और सारी पुस्तकें अच्छी हैं। कभी भी अपने दिमाग में ये मत रखिएगा कि X राइटर Y राइटर की पुस्तक जो है, XY राइटर की पुस्तक सबसे अच्छी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर एक ही पुस्तक सबसे अच्छी होती
तो फिर सभी बच्चों का परफॉर्मेंस सबसे अच्छा या एक जैसा क्यों नहीं है? इसका मतलब यह है कि विशेषता पुस्तक में नहीं है, विशेषता पढ़ने वाले बच्चे में है। जो व्यक्ति जिस नज़रिए से, जिस दृष्टिकोण से पढ़ता है, वो पुस्तक उसी प्रकार से उसका फ़ायदा पहुंचाती है। तो एक पुस्तक आप लीजिए, अच्छी पुस्तक एक एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि एम लक्ष्मीकांत की पुस्तक जो है एक फेमस पुस्तक है, जिसमें माना जाता है कि सब कुछ उन्होंने समाहित किया है। गागर में सागर है पुस्तक वो। बाकी ऐसा नहीं है कि दूसरी पुस्तकें अच्छी नहीं हैं, बहुत सी पुस्तकें हैं। आप जाइए काउंटर पे, कुछ पुस्तकें पहले आप NCERT जब पढ़ चुके होंगे तो आपको एक समझ हो जाएगी। फिर आप कहीं से चैप्टर खोलिए, कुछ एक दो पैरा बीच बीच के पढ़ के देखिए, उनकी भाषा, उनकी शैली अगर आपको माफिक लगती है तो वो पुस्तक आपके लिए बेहतर है। पुस्तक नहीं अच्छी होती है, पुस्तक और पढ़ने वाले व्यक्ति के बीच का रिलेशन अगर बन रहा है तो सारी पुस्तकों में एक ही ज्ञान लिखा हुआ है, खास करके इन विषयों में। क्योंकि अगर आप पुस्तक की भाषा, पुस्तक की शैली समझ ही नहीं पा रहे हैं तो वो चाहे जितनी अच्छी पुस्तक हो, वो होगी किसी जज के लिए, किसी वकील के लिए, लेकिन आपके लिए वो नहीं है। तो आपको जो पुस्तक अच्छी लगे वो पुस्तक आप लीजिए। वैसे एक पुस्तक जो है एम लक्ष्मीकांत, मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको बताया, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में उपलब्ध है। तो NCERT से आपका बेसिक तैयार हो जाएगा। और एक पुस्तक जो है वो संविधान एवं राज्य व्यवस्था, प्योर संविधान की पुस्तक ना लीजिएगा, क्योंकि आप विधि के बच्चे नहीं हैं, आप लॉ स्टूडेंट नहीं हैं, आप संविधान एवं राज्य व्यवस्था की सम्मिलित पुस्तक खरीदेंगे। तो एक पुस्तक आपको खरीदनी है और होनी ही चाहिए, चाहे आप कोचिंग में पढ़ रहे हो, चाहे आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, चाहे जैसे घर से पढ़ रहे हो, एक पुस्तक आपको लेनी है रेफरेंस के लिए। तो एक पुस्तक आपके पास होगी, NCERT की बुक्स आप पढ़ लेंगे। NCERT पढ़ना तभी अनिवार्य है अगर आप बिल्कुल भी बेसिक नहीं जानते हैं, शुरुआत से शुरू। वैसे अगर आप पढ़ेंगे तो वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद ही रहेगा, क्योंकि बहुत से प्रश्न NCERT से डायरेक्ट ही आ जाते हैं। तो एक पुस्तक आप पढ़ेंगे, उसके बाद में इससे आपका क्या कंप्लीट हो जाएगा? इससे आपका संविधान कंप्लीट हो जाएगा और आप राज व्यवस्था को भी पढ़ लेंगे। राज व्यवस्था की भी जानकारी आपको इन्हीं पुस्तकों से हो जाएगी, संविधान एवं राज व्यवस्था। अब जो करंट के पहलू होते हैं जो इसी चीज़ से रिलेटेड हैं, तो उसके लिए आपको न्यूज़पेपर सबसे बेहतर माध्यम है कि आपको एक न्यूज़पेपर तो पढ़ना ही है। समाचार पत्र में पूरा राजनीति ही भरी पड़ी होती है। आप देखोगे कि एक छोटे से चौराहे से लेकर के संसद तक हर एक व्यक्ति किसी न किसी प्रकार की राजनीति करता आपको मिलेगा। और अगर 4 लोगों के बीच में आप बैठोगे, 15 मिनट बात होगी, तो उसमें 2-4 मिनट में ही टॉपिक कोई ना कोई राजनीति का आ ही जाता है। लेकिन उस प्रकार की राजनीति आपको नहीं पढ़नी है। आपको यहाँ पर अपने विषय वस्तु को हमने जो समझ लिया है, वहाँ से आपको पता चल गया होगा कि पेपर में हमको क्या देखना है। आपको पेपर में ये देखना, इस विषय की मैं बात कर रहा हूँ, आपको ये पेपर में देखना है कि कौन से नए विधेयक पारित हो रहे हैं। वो विधेयक हमारे संसद या हमारे संविधान के किस चैप्टर से, किस आर्टिकल से, किस भाग से, कहाँ से रिलेटेड हो रहे हैं। विशेष करके अगर वो मूल अधिकार से, वो नीति निर्देशक तत्वों से, वो नागरिकता से, वो कर्तव्यों से, इन सब चीज़ों से जो कोर टॉपिक हैं वहाँ से रिलेटेड हो रहा है, तो वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। उसको आपको विधिवत पढ़ना है और साथ में संविधान में उससे रिलेटेड जो भी प्रावधान है उनको भी रिवाइज करना है, तैयार करना है, क्योंकि वो करंट में चल रहा है। यानी कि समाचार पत्र में आपको जो भी करंट न्यूज हैं, करंट इससे रिलेटेड, इस आपके टॉपिक से रिलेटेड, उन पर आपको फोकस करना है। तो आपने विधेयक यानी संसद की कार्रवाई पर नज़र रखना है कि सत्र में क्या हो रहा है, कौन कौन से बिल लाए जा रहे हैं, किस में क्या चल रहा है। जो ज़्यादा चर्चा में है, जिन पे ज़्यादा बातचीत हो रही है, वो उतना ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके पीछे का इतिहास भी आपको जानना चाहिए, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन उठेगा कि इसकी जड़ कहाँ है, कहाँ से ये चीज़ आई, जन्म लिया। इसके बाद में जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो आपके निर्णय भी आने लगते हैं सुप्रीम कोर्ट के,
कोई विवाद होता है, कोई बिल आता है या कोई कुछ भी घटना होती है, तो उससे रिलेटेड ऐसे निर्णय आते हैं जहां पर सुप्रीम कोर्ट कोई ऐतिहासिक फैसला देता है, सुप्रीम कोर्ट संविधान के किसी आर्टिकल की व्याख्या कर देता है, कुछ नई चीज़ें संविधान के लिए वो प्रस्तुत कर देता है, क्योंकि कानून की व्याख्या करने का सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है। तो उन निर्णयों पर आपको फोकस करना है। ऐसा न हो कि आप बैठ जाएं कि सुप्रीम कोर्ट का हर फैसला याद करने बैठ जाएं कि इस केस में ये हुआ, उस केस में ये हुआ। ऐसा नहीं, आप वकालत नहीं करने जा रहे हैं। आप उन फैसलों के उन बिंदुओं पर सिर्फ ध्यान दें जो संविधान की व्याख्या कर रहे हैं, संविधान से रिलेटेड है, या फिर संविधान को लागू करने में अगर कोई समस्या आ रही थी, उस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। उदाहरण के लिए, अगर संसद ने कोई बिल ला करके आरक्षण में कोई परिवर्तन किया है, एक एग्जाम्पल आप लेते हैं कि आरक्षण चल रहा था, उसके प्रावधान में कुछ परिवर्तन, संसद ने एक विधेयक ला करके इसको बदला, उस पर कुछ विवाद हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर एक निर्णय दिया, उसकी व्याख्या की। तो यहाँ पर देखिए, संसद का वो विधेयक भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो भी आपके सिलेबस में है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का निर्णय उस पर हुआ, वो भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और इन दोनों चीज़ों से रिलेटेड संविधान क्या कह रहा है वो तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो ही गया। तीनों चीज़ों को कोरिलेट करके अगर आप पढ़ लेंगे तो फिर आपके सारे क्वेश्चन, सारी प्रॉब्लम्स वहीं पे रिजॉल्व हो जाएंगी। तो आपको ये तीन चीज़ें, तीन ही स्रोत, बहुत ज़्यादा बस्ता बांधने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये तीन स्रोत आपकी सारी समस्याओं का समाधान गारंटेड कर देंगे। बस ईमानदारी से आप इसे पढ़ें। अब कैसे, आपने क्या स्रोत हैं पढ़ लिया, अब इसको पढ़ेंगे कैसे? देखिए, फर्स्ट नंबर पे आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे सबसे पहले, इसको पढ़ डालेंगे आप पूरा। इसके बाद आप, ये तो डेली आपको पढ़ना ही है, इसको तो आप डेली रूटीन बना लीजिए कि आपको प्रतिदिन समाचार पत्र जरूर ही पढ़ना है। अब समाचार पत्र पढ़ने का मतलब मेरा ये नहीं कि आप पूरा समाचार पत्र पढ़ने बैठ जाइए। आपका कोई दूसरा मीडियम भी हो सकता है कि आप करंट न्यूज़ कहाँ से प्राप्त करते हो, वो दूसरा जो भी मीडियम आपके पास है, बेहतर आपको लगता है वो। पहले एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे, समाचार पत्र डेली पढ़ेंगे, उसके बाद में आप एक जो मानक पुस्तक आप खरीदते हैं इसको सेकंड नंबर पे पढ़ेंगे, और फिर इन दोनों को मिलाते हुए आप नोट्स बनाएंगे। नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप अगर हाथ से नोट्स अपने बनाते हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपको लगता है कि वो भले ही कुछ टाइम टेकिंग ज़रूर लग रहा होगा, लेकिन जो चीज़ आप अपने हाथ से एक बार बना लेते हैं उसमें दो चीज़ें होती हैं। एक तो वो आपको याद हो जाता है, विजुअल हो जाता है, क्योंकि उसको आप स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं, उसकी इमेज दिमाग में छप जाती है। दूसरी चीज़, आपको किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए एक स्किल डेवलप होती है कि आप कैसे इसको फ्रेम कर सकते हैं। तो नोट्स अपने हाथ से बनाएं, बहुत अच्छी बात रहेगी आपके लिए। ये सबसे मूल मंत्र है तैयारी करने का कि नोट्स आप लिखें। तो इस प्रकार से हमने देखा कि संविधान एवं राज्य व्यवस्था किन किन एग्जाम में कहाँ कहाँ पर पूछी जाती है, उसका क्या महत्व है, और उसके बाद हमने देखा कि उसको हमें पढ़ना कैसे चाहिए, क्योंकि प्रश्नों की प्रकृति देख करके ही आपको ये पता लगता है कि उसको कहाँ से और कैसे पढ़ें। उसके बाद हमने स्रोत की बात की कि कहाँ से इसे हमें पढ़ना है। आशा है ये चीज़ें आपको लाभ पहुँचाएंगी और इसमें आप अपने आप से भी बहुत सारी चीज़ें जोड़ेंगे। मैंने कुछ आपकी हेल्प की है, 100% यही लागू हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।